स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें 9136934058 पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। और आज सिर्फ आपके सवालों के जवाब लेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब में। आज आपके कोई भी सवाल नहीं छूटने, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग करे उससे पहले आप स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें। अपने स्टॉप लॉस 2% का के से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले, कम से कम उतने उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं ले। और जो भी आपको गेस्ट जो भी बता रहे हैं टाइम फ्रेम, उसका ख्याल रखें। साथ ही जो भी स्टॉप लॉस बताए जा रहे हैं उसको भी आप ट्रेडिंग में ज़रूर फॉलो करें। टाइम फ्रेम पर भी आप फोकस करें। चलिए अब इसके साथ शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले सवाल जवाब की ही। सबसे पहला सवाल हमारे साथ एक रेगुलर कॉलर है, हमारे साथ अभिषेक यशवंत है दिल्ली से। कल रात इन्होंने ओपेक प्लस की न्यूज़ के बाद 10 लॉट क्रूड की 7,300 रुपये के स्ट्राइक पर क्रूड खरीदी थी। 7,300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदी थी। क्रूड अब काफ़ी गिर गया है, 6,918 पे देखिए 3% नीचे आ चुका है। और 5 लॉट नेचुरल गैस का, दोनों का कॉल ही इन्होंने खरीदा था। 750 स्ट्राइक की कॉल खरीदी थी, लेकिन दोनों काफ़ी नीचे है, काफ़ी नुकसान इनको हो रहा है। अब अभिषेक जी फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। आज हालांकि 11:30 में जब क्रूड में सुस्ती दिख रही थी, उस समय मुझे याद है तीनों ही गेस्ट आज के जो भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो दिव्या गगलानी या फिर प्रथमेश माल्या, सब ने क्रूड में बेचने की ही सलाह दी थी। और उन्होंने, मुझे याद है 7,000 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस बेचने की सलाह प्रथमेश ने दी थी, और वो कॉल बेहतर साबित हो रही है। हालांकि कॉल हर बार आप ये मानकर नहीं चले कि जो टीवी पे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो हमेशा वो कॉल सही होंगे। आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें, लेकिन मेजॉरिटी आपके लिए अगर रिसर्च करते हैं तो 70 to 80% सक्सेस रेट यहाँ पर ज़रूर होता है। केडिया जी, अब इनको क्या करना चाहिए? यशवंत जी को क्या सलाह देंगे? अभिषेक यशवंत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनको लगा कि क्रूड जो डिसीजन ओपेक प्लस की तरफ से आया है उत्पादन घटाने का, बाजार इस पर रिएक्ट करेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। और हो सकता है वो ये भी सोच रहे होंगे कि एक तो बाजार जून के मिड से 25 से 30% नीचे है, और दूसरा जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव आई है। ऐसे में दाम ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या लग रहा है, ये होल्ड करेंगे तो इनके पैसे वापस आएंगे क्या? नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम देखें तो एक रेंज बना हुआ है। अगस्त से अगर हम देखें तो प्राइजेस 6,900 के नीचे कभी सस्टेन नहीं किया है, ना ही ऊपर में हम बार बार में देख रहे हैं कि 6,300 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। नो डाउट ओपेक का जो स्टेटमेंट था वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि लास्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो प्रोडक्शन हम बढ़ाने की बात कर रहे थे अब कट करना ही पड़ेगी प्राइजेस की स्टेबिलिटी को लाने के लिए। तो उसी के तौर पे कल हमने प्रोडक्शन कट देखा, प्राइजेस ने एक बार तो जंप जरूर दिखाया, बट चाइना में जो लॉकडाउन बना हुआ है और रिसेशन का फियर बना हुआ है, ये अपसाइड को कैप कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट में जो आज गिरावट है वो 6850 तक का लेवल दिखा जरूर सकता है, बट आई थिंक मार्केट अभी भी एक बड़े दायरे में बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डाउन साइड में 6800 6750 पे रुक जाएगा। तो आई थिंक और 100 रुपए की गिरावट रह सकती है, बट ये ऑप्शन में है तो बेटर है ये एक बार या तो लॉस बुक करके निकल जाइए, बिकॉज डाउन साइड अभी भी 100-150 पॉइंट का है। बट हमने पहले भी देखा है कि 6800 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता। 7,000 7,100 का एक एवरेज भाव रहा है, तो थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो 2 दिन लग सकता है, बट आई थिंक वापस प्राइस 7,000 7,100 के बीच में आता हुआ दिखाई देगा। तो इनका 7300 का जो कॉल है, इसका वैल्यू 200 से लेकर 220 तक का वैल्यू वापस मिल जाएगा, वहां पे इनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। नहीं है, 15 सितंबर की एक्सपायरी है। ऐसे में आप इनकी हेवी कॉस्ट है, तो ऐसे में आप क्या सलाह दे रहे हैं? जिगर क्या सलाह देंगे अभिषेक जी को? गुड इवनिंग। सी देखिए, डेफिनेटली क्रूड में सुबह के समय में थोड़ी तेजी थी, बट मार्केट में सडन ऑफ एक स्टार्ट सेलिंग स्टार्ट हुई और प्राइसेस में तकरीबन 150-200 रुपए का गिरावट हम देख रहे हैं अभी प्राइसेस में। क्रूड में नो डाउट मैं भी मानता हूँ कि एक ब्रॉडर रेंज है जो अभी भी इंटैक्ट है। तकरीबन 6800 6850 ये डाउन साइड में काफी अच्छा सपोर्ट है, और ऊपरी सरों पर हम देख रहे हैं कि 7,150 से 7,250 ये ब्रॉड रेजिस्टेंस एरिया है।
और मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सी ओपेक की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए थे और जो प्रोडक्शन कट की जो बात थी वो 1 लाख बैरल से जो काफी माइनर है, तो उतना मेजर कट्स नहीं थे जिससे कि मार्केट रिएक्ट कर सके। बट हालांकि प्राइसेस ने 100-150 रुपए की तेजी दिखाई थी, बट वहां से अब करेक्शन आने की शुरुआत हुई है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कंसर्न है, चाइना में कोविड के कजन से ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन है, तो कहीं ना कहीं बायस साइडवेज नेगेटिव है, बट यस डाउन साइड कहीं ना कहीं लिमिटेड है। और मुझे लगता है कि 6800 6850 के लेवल्स पॉसिबल है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो 2 दिन होल्ड करें, बट अगर रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है तो बेटर है कि एक बार एग्जिट करने का मौका लेना चाहिए और वेट करें मार्केट में दोबारा एंट्री पाने के लिए। कि अगर नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे जिगर इनको? सी नेचुरल गैस में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया टूटा है, 700 के नीचे प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं। नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि ये गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, तकरीबन 670 तक के लिए। बट नेचुरल गैस में एक है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल थोड़े पॉजिटिव है, बट नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो स्विंग्स काफी बड़े होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट नेचुरल गैस में अगर होल्ड कर सकते हैं तो 670 एज पर फ्यूचर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप मेंटेन करके चले। 670 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वहां से कॉल में से एक बार एग्जिट ले लेना। अगर फ्यूचर्स में आपको भाव देखते हैं कि अगर उसके नीचे जा रहा है तो नेचुरल गैस से एग्जिट करें, नहीं तो तब तक आपकी अगर रिस्क एपेटाइट है तो आप होल्ड कर सकते हैं। और क्रूड में भी अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 2 दिन और रुक जाए, हो सकता है कि कुछ रिकवरी दिखे या नुकसान में कमी आ जाए कुछ यहाँ से, तो अगर बाउंस बैक आता है प्रीमियम के भाव में फिर वहाँ पर निकलने की कोशिश करें, या फिर एक्सपर्ट्स की जो भी आपके पर्सनल एडवाइज़र होंगे उनसे भी आप अपनी राय ले सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ रमेश पटेल हैं अहमदाबाद से। सिल्वर मिनी इनके पास है, 3 लॉट इन्होंने लिया है, 54,050 रुपए में सेल किया है, क्या करें? सिल्वर मिनी 3 लॉट है इनके पास, सेल पोजीशन है। केडिया जी क्या करनी चाहिए इनको? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा कि यूएस मार्केट बंद था, उसके बावजूद हमने प्राइसेस में गेन देखा। डॉलर में जो तेजी है वो ऑलरेडी फिज आउट हो चुकी है, बट कल और आज की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक जरूर दिखा रहा है। तो आई थिंक अगर सिल्वर मिनी की बात करें तो मुझे लगता है 54,200-300 के करीब मिलता है, वहां से एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जिस ढंग से आगे हम देखते हैं रिसेशन का या बेस मेटल में रिकवरी आई है उसको देखते हुए। तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक जरूर है, बट 52,200-300 की रेंज में वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर बड़े सिल्वर की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें लगता है 53,400 के ड्रॉप पे लिया जा सकता है। तो बेटर अगर इनका शॉर्ट पोजीशन है तो 53,400 बड़े के हिसाब से या करीबन 54,200-300 के करीब मिनी में अगर मिलता है तो वहां पे शॉर्ट से निकल जाइए, वहां से बाइंग वापस करके चलना चाहिए। के आसपास मिनी का भाव है अभी, तो हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि रिकवरी दिखे तो निकलने की कोशिश करें अपने शॉर्ट पोजीशन से। पंखिल इंदौर से हैं, चांदी इन्होंने 57,000 के भाव पे खरीदा है, आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या करें? जिगर क्या करना चाहिए? 57 की बाइंग है, काफ़ी ऊपर के लेवल पे, होल्ड करें इसको? जी देखिए, अगर सिल्वर काफी ऊपर के तरीके के खरीदा हुआ है और अभी भी होल्ड कर रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो पोजीशनल या थोड़ा लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो नो डाउट एक गिरावट के बाद काफी अच्छी खरीदारी आती हुई वापस दिखी है चांदी में। और मुझे लगता है कि 50,000 50,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अभी इमीडिएट जिस तरह से मूवमेंट है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइसेस वो लेवल्स तोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक 50,500 या 50,000 के ऊपर है तब तक बने रह सकते हैं। एक इनिशियल जो टारगेट रहेगा सिल्वर का, तकरीबन मुझे लगता है कि 54,700 से 55,000 का रहेगा। वहां पर प्राइसेस एक बार स्ट्रगल करेंगे, बट यस जो मोमेंटम है वो थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। लंबा समय रहेगा, अगर बहुत बड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि 60,500 to 70,000 के लेवल्स आएंगे। बट यस ड्यूरेशन काफी लंबा रहेगा, मोर देन 1 ईयर का टाइम रहेगा। बट 50,000 के ऊपर है तब तक होल्ड करके चल सकते हैं। ओके। योगेश बंसल है हिसार से, 30 सितंबर तक चांदी का ट्रेंड कैसा दिख रहा है? केडिया जी। देखिए, 30 सितंबर से पहले 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऑलरेडी हमने कल यूके के नए पीएम की घोषणा होते हुए देखी, जिसके बाद पाउंड में तेजी आना चालू हो चुकी। ईसीबी एक रेट हाइक कर सकती है, जिसका नेगेटिव असर हम डॉलर पे पड़ते हुए देखेंगे। और डॉलर के भी मतलब फेड की भी मीटर जहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है, पॉसिबिलिटी 0.75 की है। इसका सीधा सीधा असर सोने और चांदी दोनों पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो 20 तारीख तक मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सुस्त रह सकता है, बट 20 तारीख के इवेंट के बाद मार्केट में एक उछाल रहेगा जो चांदी को 55,500 से 56,000 का लेवल ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। एज ऑफ नाउ हमें
हमें लगता है 53,000 का एक अच्छा खासा बेस बन चुका है और फेड की मीट के बाद ही हमें लगता है कि प्राइस 55,500 से 56,000 का जो रेंज है वो दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ सार्थक अग्रवाल हैं इंदौर से। एनसीडीएक्स कपास खली के बारे में जानना चाह रहे थे। केडिया जी, एक सवाल तो इनका भी है कि हाजिर में और वायदा में इतना स्पॉट में कितना फर्क क्यों है, और दूसरा इसलिए कि गोदामों में खली सिर्फ 3 लाख बोरी है। क्या ये लग रहा है आपको जो एनसीडीएक्स का जो भाव है वायदा का, ये सही रिफ्लेक्शन है क्या स्पॉट का? ये पहले भी ये कुछ काफी क्वेरीज उठी थी ऐसा कि जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कंटिन्यू बना हुआ है। ऑलरेडी हमने देखा कि कभी क्वालिटी के इशू के बारे में बताया जाता है कि जो क्वालिटी एनसीडीएक्स की और हाजिर की क्वालिटी दोनों में फर्क है, जिसकी वजह से ये फर्क है। बट डेफिनेटली इस चीज को एक्सचेंज डेफिनेटली मॉनिटर कर रही है। बट टाइमिंग मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर महीने की सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो हमेशा गिरावट रहता है और ऑलरेडी हमने देखा सितंबर में एंटर करते ही प्राइसेस में बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी, बिकॉज अराइवल्स अब मार्केट में चालू हो चुका है। पिछले साल में और अभी में ये फर्क है कि पिछले साल हमने देखा कि अदर जो एडिबल ऑयल वाले कॉम्प्लेक्सेस है वहां पे भी शॉर्टेज था, जिसके चलते हमने सोया मस्टर्ड में तेजी देखी, उसका भी एक सपोर्ट मिला था। बट इस बार कैटल फीड के हिसाब से अगर हम बात करें तो अदर क्रॉप्स अवेलेबल है करंटली, जिसकी वजह से भी एक सेंटीमेंट डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है। अगर दिसंबर वायदे की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है 2200-2250 का एक नया सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। वहां पे हमें एक रिव्यू करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ प्राइसेस में गिरावट रहेगा। टेक्निकल पुलबैक अगर मिलता भी है 50-100 पॉइंट का तो बिकवाली करनी चाहिए। दिसंबर वायदा मेरे को लगता है कि 2250 तक का लेवल दिखा देगा। ओके सर, हाजिर में किस तरह के भाव चल रहे हैं? क्या हाजिर में इससे काफी ऊपर है भाव, केडिया जी? पहले भी हमने देखा था जब 2550 के आसपास का भाव डोमेस्टिक मार्केट फ्यूचर मार्केट पे था तो हाजिर में करीबन 2800-2900 के आसपास था। करंटली मेरे सामने हाजिर रेट नहीं है, बट डेफिनेटली फ्यूचर के मुकाबले हाजिर थोड़े प्रीमियम पे अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब भी भाव में कभी भी गिरावट आती है तो फ्यूचर उसको रिफ्लेक्ट ज्यादा फास्ट करता है। तो हाजिर में अभी भी प्राइसेस एज कम्पेयर टू फ्यूचर काफी ऊपर है और फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आगे माल अराइवल्स ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है। तो आई थिंक अभी भी फ्यूचर हाजिर के मुकाबले काफी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। केएस यादव है अयोध्या से। सोने चांदी में कितनी गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं? कितनी गिरावट आपको यहाँ से लग रही है? ये लगता है हाजिर में खरीदना है इनको, तो इसलिए गिरावट के बारे में जानना चाह रहे हैं। जिगर, कितनी गिरावट यहाँ से दिख रही है सोने और चांदी में? गोल्ड की अगर बात करें पहले तो मुझे लगता है कि गोल्ड में काफी हद तक हम गिरावट दिख चुके हैं। नो डाउट रेट हाइक्स की बातें हो रही है, एग्रेसिव रेट हाइक्स होगा तो नो डाउट सोने में थोड़ा दबाव का कारोबार जरूर रहेगा। बट मेजरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो डाउन साइड है वो 49,500 या 49,400 की बिलो जाती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है 700-800 रुपए आने वाले एक डेढ़ महीने में थोड़ा करेक्शन साइडवेज टू लोअर मोमेंटम जरूर रहेगा। बट यस, उससे ज्यादा डाउन साइड नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक्यूमुलेशन का लेवल है। अगर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचना है तो 49,500, 49,700 ये लेवल्स काफी अच्छे रहेंगे। एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या लंबे समय के लिए एक एक्यूमुलेशन करने के लिए गोल्ड में देख सकते हैं। चांदी की बात करें तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 50,000, 50,500 ये मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म बॉटम रहेगा। उससे ज्यादा गिरावट अभी के लिए मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। तो चांदी में 50,000, 50,500 का लेवल रहेगा एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट या मीडियम टर्म सपोर्ट, और गोल्ड में 49,500 का लेवल रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ी गिरावट रहेगी। बट वहां पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए लंबी अवधि के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। दिवाली तक के लिए ग्वारसीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। ग्वारसीड में क्या लग रहा है केडिया जी यहाँ से दिवाली तक? देखिए, गवार में अगर हम दिवाली तक की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगले महीने से हम अराइवल्स आना चालू करते हुए देख पाएंगे। पिछले साल के मुकाबले उम्मीद है कि 55 लाख बैग के आसपास का जो प्रोडक्शन था वो इस बार डबल हो सकता है, बिकॉज इस बार एरिया भी बड़ा है, मानसून भी अच्छा रहा है राजस्थान में। लेकिन साइड बाय साइड यूएस में जो रिग काउंट्स और यूएस में जो प्रोडक्शन बढ़ा वो प्राइसेस को सपोर्ट भी दे रहा है। तो टाइम भी लंबा व्यू नहीं ले सकते हम। अक्टूबर तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है हायर साइड में 5100 का एक रेजिस्टेंट रहेगा और डाउन साइड में मुझे लगता है वापस 4500-4600 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि इस बार अराइवल काफी स्ट्रांग रहेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ऑल ईयर। तो आई थिंक जब तक 5100 के ऊपर नहीं निकलता है 4500 से 5100 का जो दायरा है इसी में गवारसी ट्रेड करते हुए दिखेगी। ओके, अगले दर्शक मनीषा हैं पलवल से। एल्युमिनियम 203 रुपए पे लॉन्ग है,
क्या करें? जिगर क्या करना चाहिए इनको? 203 पर एल्युमिनियम लॉन्ग है। एल्यूमिनियम में हल्की सी गिरावट जरूर देखी है, अभी 200 के करीब है। मुझे लगता है कि अभी के लिए बने रह सकते हैं 198 के करीब का या उसके बिलो का एक स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिकवरी तकरीबन 1 से 2 दिन में 203 या 204 के लेवल्स दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। तो दोबारा एक बार 204 तक या 3 तक आते हैं तो एक बार एग्जिट करने का मौका लेना चाहिए। बहुत ज्यादा हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे प्राइसेस, बट यस, जो बायस है वो साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, लिमिटेड अपसाइड रहेगी। 198 का स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। 190 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडर हो जो कभी भी 2% से ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लगाए। अगर आपको लग रहा है कि कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, सारे फेवरेबल आपको लग रहा है, तब उसे बढ़ाकर 2 से 3% तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस करें, तो स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा नहीं हो कि आपके नुकसान काफ़ी हो जाए और फंसे हुए महसूस आप करें। चलिए अगले दर्शक है हीरालाल है राजसमंद से। नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या करें? देखिए, नेचुरल गैस में मुझे लगता है 700 का लेवल ब्रीच करना काफी क्रिटिकल रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में प्रेशर बनना स्टार्ट हो चुका है, जो नीचे में 660 का लेवल दिखा सकता है। टाइमिंग थोड़ा वॉलेटाइल इसलिए रहेगा क्योंकि हमें जर्मनी और रशिया के बीच में जो तनाव है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरफ रशिया ने प्रोडक्शन या सप्लाई पूरी तरह से रोक चुका है, उसके बावजूद प्राइस टूट रहा है। उसका कारण है कि जर्मनी के अंदर जो इन्वेंट्री लेवल है करंटली वो 85-90 के रीच पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से प्राइजेस में हमने ये फॉल आते हुए देखा। बट अभी भी एनर्जी क्राइसिस कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो उस पर नजर रखिए। बट टेक्निकली 700 के नीचे काउंटर वीक है, जो 660 तक का लेवल दिखा सकता है। अगले दर्शक है मोहम्मद इस्माइल हैं जयपुर से। इनका सवाल काफ़ी अलग है। चीन और ताइवान में अगर युद्ध हुआ तो डॉलर और मेटल पर क्या असर होगा? केडिया जी क्या असर होगा? देखिए, चीन और ताइवान के बीच में लड़ाई होती है तो डेफिनेटली यूएस भी पिक्चर में आएगा, और हमने ऑलरेडी इम्प्लीकेशंस देखे हैं कि रशिया यूक्रेन के चलते हमने ग्लोबल कमोडिटी में एक टर्मोइल बनते हुए दिखा। और जब यूएस और चाइना जो बड़ी इकोनॉमी है कमोडिटी के लिहाज से भी, तो सभी पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो डिमांड को डिटोरेट करेगा बेस मेटल के लिए, वो कहीं ना कहीं बेस मेटल के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। सोने और चांदी को इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट होता है तो सेफ हेवन के चलते डॉलर में और गोल्ड दोनों में हम तेजी आते हुए देखेंगे। हाँ, इसका असर एग्री कमोडिटी पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों ही सबसे बड़े कंज्यूमर भी है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी है। और इंडिया के लिए भी अगर हम जीरा, कैस्टर ऐसी कमोडिटीज की बात करें जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, इस पर भी टेम्पररी एक डेंट लगेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है काफी मिक्स व्यू रहेगा। खाली सोना और डॉलर यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सेफ हेवन बाइंग रहेगी, बाकी कमोडिटीज में टेम्पररी एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख पाएगा। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड में आज क्या करना चाहिए? जिगर क्या करना चाहिए लेड में आज? लेड में वैसे तो काफी सुस्त कारोबार रहता है मुझे लगता है कि, बट जो बायस है वो थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। तो करंट मार्केट पे एक बार खरीदारी का मौका जरूर से ले सकते हैं, बट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 175-50 के करीब का रहेगा। ऊपरी स्तर काफी लिमिटेड लग रहे हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम अपसाइड 179, 175, 179.50 तक ही लिमिटेड रहेगी। ये बिल्कुल ही इंट्राडे मूव है, तो स्टिक स्टॉप के साथ काम करें। जिगर ये ग्वार पर आपका दिवाली तक का क्या आउटलुक है? एक दर्शक पूछना चाह रहे हैं, वो उनका सवाल दोबारा आया है पवन हिसार का। वो जानना चाह रहे हैं कि जिगर जी क्या ट्रैक करते हैं ग्वार को? ट्रैक करता हूँ। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से थोड़ा करेक्शन आया है, मैं दिवाली तक का तो व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बायस थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है। मुझे लगता है कि 200-300 रुपए तक की करेक्शन पॉसिबल है, बट यस, प्राइसेस उन लोअर लेवल्स पे बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेंगे। और मेजर जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा, जो मैं टेक्निकली फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है कि 5050 काफी अच्छा लेवल रहेगा। इन स्तरों के ऊपर अगर प्राइसेस जब चढ़ने की शुरुआत होगी तो वहां से एक दोबारा तेजी का मोमेंटम की शुरुआत होगी। तो जब तक 5050 के नीचे है, 4500 से 400 का लेवल से एक बार आता हुआ दिख सकता है। दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या करे कॉपर में? कृष्ण देखिए, कॉपर में हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक अच्छी तेजी करीबन हमने 685 तक का भी लेवल देखा था, बट उसके बाद एक बड़ा फॉल आते हुए देखा प्राइजेस के अंदर। बट अभी चाइना ने फिर से जो रेट्स है उसके अंदर चेंजेस करके प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश की, इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो टाइमिंग मुझे लगता है बड़े गिरावट के बाद प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिला है। 650 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। मयंक गुप्ता है यूपी से। आज कॉपर और जिंक में किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए? जिगर कॉपर और जिंक दोनों में क्या सलाह देंगे मयंक गुप्ता को?
सी कॉपर में मेरा भी व्यू तेजी का है। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, थोड़ा अपसाइड मोमेंटम रहेगा, चाइना की तरफ से सपोर्टिव मेजर्स जरूर से लिए है, नो डाउट। दूसरी तरफ ग्रोथ कंसर्न्स भी है, स्लो डाउन का भी कंसर्न्स है, बट इमीडिएट बायस तेजी का रहेगा। करंट मार्केट से लेके 640 के रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। 637 का स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियल टारगेट 647 और मेजरली 650 दिखता है कॉपर में, तो खरीदारी करें। दूसरा जिंक की अगर बात करें तो जिंक में एक डेढ़ घंटे में ही काफी शार्प करेक्शन आया है, बट मुझे लगता है कि अब यहाँ से डाउन साइड काफी लिमिटेड है और ज्यादा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि 285 से 284 यहाँ पर एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 282 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है कि 290 के लेवल दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। के सुगी श्री हैं शामली से। जिंक इन्होंने 290 रुपये 50 पैसे पर खरीदा है, अब जानना चाह रही हैं क्या करें। जिंक पर क्या सलाह देंगे केडिया जी इनको? पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो एनर्जी क्राइसिस और साथ में स्टॉक को लेकर जो अपडेट था, उसके बाद जिंक के अंदर जबरदस्त गिरावट आई थी, तो टेक्निकली ओवरसोल्ड है। प्राइसेस अभी भी रिट्रेसमेंट में है, थोड़ा बाउंस एक्सपेक्टेड है, जो हमें लगता है 293 तक का लेवल दिखा देगा। तो बेटर है 290 293 तक का लेवल आता है तो एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देन अगेन रिव्यू कीजिए कि मार्केट किस ओर जा रहा है एंड अगेनली हम लोग पोजिशन बना सकते हैं, बट टाइमिंग 293 के टारगेट के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ विक्रम है दिल्ली से। कैस्टर में 2 महीने में कितनी तेजी की उम्मीद है जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, कैस्टर का क्या आउटलुक है 2 महीने के लिए? ये कैस्टर में मुझे लगता है प्राइजेस में धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा। जिस ढंग से सोइंग इस बार अच्छी बताई जा रही है पिछले साल के मुकाबले। सेकेंडली कैस्टर के जो एक्सपोर्ट है, कैस्टर मील और ऑयल, चाइना एज ऑफ नाउ थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते प्राइजेस में दबाव बना हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। तो कैस्टर के अंदर हम 73-80 तक का टारगेट इमीडिएटली, बट ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी सवाल है, विनोद कुमार है। गोल्ड 1 केजी 50,063 रुपए पे खरीदा हुआ है, क्या करे, रुके या बेच दे? जिगर जी। सी गोल्ड में मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मीडियम टर्म अवधि के लिए अगर होल्ड करना है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। 49,400 के बिलो का स्टॉक मेंटेन करें। और ऊपरी स्तर मुझे लगता है कि इनिशियल टारगेट 51,250 का रहेगा। वो लेवल्स अगर ब्रेक हो जाता है तो 52,500 तक के भी लेवल आते हुए दिखेंगे, तो एक बार होल्ड करना चाहिए 49,400 के बिलो के स्टॉक से। ओके, शुक्रिया जिगर आपका, केडिया जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए।